राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बोलिए राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वैग से स्वागत है। आज बिहार दरोगा ही नहीं, आपको जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सभी में लगभग यह प्रश्न प्रस्तावना से देता है। प्रियम्बल जानते हैं क्यों? इसलिए कि यह जब संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का अंग है, तो हर एग्जाम का भी यह आत्मा है। आ रही है बात समझ में? तो प्रस्तावना से संबंधित आपका क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग तैयारी करेंगे। जल्दी जल्दी या लवर लवर झबर झबर बोलने से नहीं होगा। आराम से इसको समझिए। क्या क्वेश्चन देगा, उसका आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन नहीं देगा, क्या क्वेश्चन देगा, विकल्प के अनुसार आंसर क्या होगा, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। ये नहीं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सही बात है। 42वां संशोधन 1976 में जो है अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद इस शब्द को जोड़ा गया, बस हो गया। नहीं 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 नहीं, आराम से देखो, आराम से पढ़ो। बोलो एक बार राधे राधे। देखते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है। कह रहा है कि प्रस्तावना क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो हाँ है। जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है उसका शरीर केवल बच जाता है। हम लोग बोलते हैं यह शरीर केवल है, इससे आत्मा निकल चुका है। तो उसी तरह से संविधान एक शरीर है, उसका आत्मा है प्रस्तावना, प्रियम्बल उसका आत्मा है। यदि प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो वह मृत शरीर जैसा संविधान हो जाएगी। आई बात समझ में? प्रस्तावना संविधान का क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का क्या उद्देश्य है? संविधान बनने का क्या उद्देश्य है? डेट इज प्रियम्बल, वही प्रस्तावना है। संविधान में जो उद्देश्य है उसको कैसे लागू किया जाए, यही प्रस्तावना है। किस तिथि को लागू किया जाए, वही प्रस्तावना है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारंभिक रूप है। प्रस्तावना प्रकृति आदर्श, प्रस्तावना प्रकृति आदर्श एवं उसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जैसे एक कमरा है, गेट लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, एक कुंजी जो है से आप खोले ताला को, आई पूरा हॉल में आप आ गए। उसी तरह से प्रस्तावना को जब आप खोलेंगे तो पूरा संविधान में प्रवेश कर जाएंगे आप। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का सार संग्रह है, संविधान का निष्कर्ष है, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारंभिक रूप है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का एक परिचय पत्र है, संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान के पवित्र दस्तावेज है, और कितना आप जानेंगे। ये सब प्रस्तावना है। आप हमेशा माइंड में आप रखिए, बहुत आराम से समझो। जैसे में हम लोग बात करते हैं कि मौलिक अधिकार को किस भाग में है वर्णन, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। लेकिन अब प्रश्न की प्रस्तावना का उल्लेख किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, किस अनुसूची में है? तो किसी में नहीं।
प्रस्तावना का उल्लेख आर्टिकल में नहीं है, अनुसूची में नहीं है, भाग में नहीं है। सबसे पहले ये माइंड में आप रख लो। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को भी कहा जाता है। लेकिन मौलिक अधिकार में किस मौलिक अधिकार को? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? तो आर्टिकल 32 को। किस मौलिक अधिकार को? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। समझ रहे हैं बात को? तो प्रस्तावना संविधान की प्रकृति, आदर्श एवं उसके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, वही है प्रस्तावना। बेरुआरी संघवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, संशोधन नहीं हो सकती है। संशोधन से एक बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को हमने डील किया है, उसको आप देख लेंगे। 1973 ईस्वी में 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का रिपोर्ट आया 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को। इसमें कहा गया कि बुनियादी जो ढांचा होता है संविधान का, उसमें तो परिवर्तन नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। जब 1973 ईस्वी में यह रिपोर्ट आया तो 3 वर्ष के बाद 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के काल में। तो प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुई, 42वां संशोधन 1976। तो यह प्रश्न आपका पूछता है, सबसे बड़ा पीठ का निर्माण हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में। ईडनारी एक हिंदू मठ जो था, एक मठ का नाम था ईडनारी, केरल में। अब उसी का महंत थे केशवानंद भारती। तो केरल सरकार ने भूमि सुधार कुछ कानून बनाए। अब उस कानून के तहत जो ईडनारी नामक एक जो मठ जो था, उस मठ पर पाबंदी उन्होंने लगा दिया। तो उसका जो महंत था उस मठ का, केशवानंद भारती, वह केस फाइल कर दिया आर्टिकल 26 के तहत। 26 में क्या है कि आप धर्म के लिए संस्थान का निर्माण कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए चल और अचल संपत्ति आप इकट्ठा कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ये 26 के हवाला देते हुए केशवानंद भारती के द्वारा केस फाइल किया गया। अब उसी का अंततः परिणाम था, 68 दिनों तक चला था यह केस, 68 दिन, 68 डेज। इसमें सबसे अधिक संख्या में जज बैठे थे, कुल 13 जज थे, कुल 13 जज। 7 जज पक्ष में थे, 6 जज विपक्ष में थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो 13 जज थे, जो सर्वाधिक संख्या पीठ वाले थे, 11 जज में गोलकनाथ बनाया गया था, गोलकनाथ 1967 में। उसमें कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकती है, मूल अधिकार में संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, संविधान सभा कर सकती है। गोलकनाथ 1967 में बतलाया गया। उसमें कुल 11 जज था। उसी को कट करने के लिए 11 जज के बजाय 13 जज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में रखा गया। सबसे बड़ा पीठ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का आधार क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। आगे सब हम बताते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, घबराना नहीं। यह सिर्फ हम एक पूरा खिचड़ी पका दे रहे हैं ताकि मोटा मोटी माइंड में आ जाए। संविधान का आधार क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को
संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत उन्होंने किया उद्देश्य प्रस्ताव का, यानी कि उस संविधान बनाने की क्या उद्देश्य है, उसको लागू कैसे करना है, कहां लागू करना है, किस तिथि को लागू करना है, वह प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसीलिए प्रस्तावना आप बोल दो या उद्देश्य प्रस्ताव बोल दो या उद्देश्य का बोल दो, इट इज सेम। प्रस्तावना में ही उल्लेख है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति है वह किस में निहित होती है, तो जनता में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछते रहता है। लेकिन ब्रिटेन का जो सर्वोच्च शक्ति है ब्रिटेन के संविधान के, वह संसद में निहित होती है। नोट कर लेना, अपने देश की संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, लेकिन ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित होती है, पार्लियामेंट में निहित होती है। अब प्रस्तावना के विषय में हम लोग एक एक वर्ड को, उसका अर्थ जानेंगे और समझेंगे और नोट बनाते चलेंगे। अभी नोट नहीं बनाना है, खाली मोटा मोटी आप माइंड में रख लिए, अब यहाँ से नोट बनाना है। सबसे पहले आप प्रस्तावना को आप हेडिंग में दीजिए और इसके बाद जो है आप लिखते जाइए, देखते जाइए। यहाँ जो है देखिए, यह भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से है। ये उद्देश्य का यहाँ लिखा हुआ है, उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना। तो आप यहाँ माइंड में आप रखो, यहाँ जो है देखिए सबसे पहले ये है आपका प्रस्तावना। तो आप जान गए कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान के निष्कर्ष है, प्रस्तावना संविधान के सार संग्रह है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की प्रकृति, आदर्श एवं उसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। प्रस्तावना से हमें संविधान के क्या उद्देश्य है, कैसे लागू करना है, कहां लागू करना है, उसको प्रतिबिंबित करता है। प्रस्तावना का उल्लेख किसी भाग में, किसी आर्टिकल या किसी अनुसूची में नहीं है। ये प्रस्तावना का यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से आप नोट करते जाना कि प्रस्तावना का आधार क्या है। प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष। कब जो है इसको पारित किया गया, तब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पारित किया गया। इससे बहुत अच्छा एक प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। तो पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पारित किया गया। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, विचार। तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया या उद्देश्य का विचार, कहीं कहीं दे देगा कि उद्देश्य का विचार, कहीं कहीं दे देगा कि प्रस्तावना का विचार। कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। यह दे देगा कि प्रस्तावना कहां से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ग्रहण किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ग्रहण किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। यह बहुत अच्छे प्रश्न है जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। या उद्देश्य का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। या प्रस्तावना को कहां से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहां से ग्रहण किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे पारित किया गया। 22 जनवरी से कुछ बात याद आ गई, आप बताओ। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संबंध पर आधारित है, कब, तो 22 मार्च 1947। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रगान गीत 24 जनवरी 1950।
जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। आई बात समझ में? और राष्ट्रपति को जब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, मनोनीत नहीं निर्वाचित जब किया गया, आप एक बात बताइए कि उस समय निर्वाचन पदाधिकारी कौन थे? तो अयंगर, HVR अयंगर, वह संविधान के सचिव थे, संविधान सभा के सचिव भी वो थे, सचिव। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के अंतिम बैठक में, तो वो निर्वाचन पदाधिकारी भी थे, इलेक्शन ऑफिसर भी वो बने थे। समझ रहे हैं बात को? और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया। और 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, अशोक स्तंभ को। समझ रहे हैं? कैसे प्रश्न आपको पूछेगा कैसे बनाना है ऐसे। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न जो है यहां से उत्पन्न ये सब हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब यहां जो है देखिए, बोलिए राधे राधे। अब यहां जो हम लोग देखते जाइए, वेरुवारी नोट कर लेना, वेरुवारी संघवाद 1960। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संशोधन नहीं हो सकता है। तो आपका प्रश्न जो पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है? तो बेरुवारी संघवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। बेरुवारी संघवाद 1960 में ही कहा गया कि फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। ये दोनों बात को नोट कर लेना। यह है केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य। इसका रिपोर्ट 1973 में 24 अप्रैल 1973 को दिया गया। इस 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया इस मामले में। एक इंडरी नामक एक मठ जो है था, उसी मठ के यह जो है महंत थे केशवानंद। हमने बताया, पहले भी चर्चा किया कि केरल सरकार ने भूमि सुधार कुछ नियम बनाए और इस मठ पर पाबंदी लगा दिया। यह आर्टिकल 26 के हवाला देते हुए केस को फाइल इन्होंने किया। केशवानंद भारती यह व्यक्ति का नाम है, महंत का नाम है। अंततः 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया कि संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये तो सत्य बात है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकती है। तो आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती वाद 1973। संशोधन हो सकती है तो केशवानंद भारती वाद 1973। बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है, केशवानंद भारती वाद 1973। निर्णय कब आया? तो 24 अप्रैल 1973 को। और यह 68 दिनों तक यह चला था, 68 दिनों तक, यह 68 दिनों तक यह केस चला। यह 13 जजों का, दिमाग में रखेंगे, यह 13 जज था, सबसे ज्यादा पीठ। यह सबसे ज्यादा पीठ जो है, यानी कि सबसे ज्यादा जज वाला, ज्यादा संख्या वाले जज का ही पीठ जो है था केशवानंद भारतीवाद। इतना बड़ा, इतनी अधिक संख्या में जज का पीठ नहीं बना। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
वह मील का पत्थर साबित हुई। तो 13 जज का यह बेंच बना, 7 जज पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे, यानी कि 7-6 से यह निर्णय आया। इस समय जो चीफ जस्टिस जो थे एस.एम. सिकरी थे। एस.एम. सिकरी आपका प्रश्न जो दे देता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के समय चीफ जस्टिस कौन थे? सिकरी साहब थे। चीफ जस्टिस सिकरी साहब थे। सिकरी साहब चीफ जस्टिस। 68 दिनों तक चला। केशवानंद भारती बनाम 1973 नहीं, क्वेश्चन दे देता है, डेट दे देता है, डेट फंस जाओगे, 24 अप्रैल 1973। समझ रहे हैं बात को? तो सब आप नोट कर लेंगे। गोलकनाथ 1967 में, बेरुवारी संघवाद 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सबसे ज्यादा जज वाले पीठ केशवानंद भारती, 13 जज, 7-6। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एस.एम. सिकरी। समझ गए बात को? अब यहां पर देखिए, अब हम लोग एक करके इसको नोट आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक करके हम लोगों को क्या करना है से देखिए। बोलिए राधे राधे। यहां जो है देखिए, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लेकिन ध्यान से देखना, दिखाई पड़ जाएगा। ये उद्देश्य इसको बोलते हैं, हम लोग पहले जान गए। जो भी बेसिक नॉलेज था वो आपको हम दे चुके हैं। अब जो प्रस्तावना में जो यहाँ पर उल्लेख है, इसका अर्थ क्या होता है ये हम लोग को समझना है, इसके बाद बनाना नहीं छूटेगा। ये सबसे पहले ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए ये जो लिखा हुआ है पूरा प्रस्तावना, यह प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। समझ गए बात को? और संविधान की तो मूल प्रतिलिपि अंग्रेजी में था, तो संविधान को जो हिंदी में जो रूपांतरित किया गया, पूरे संविधान को लिखा गया इनके द्वारा ही, तो ये भी लिखा गया इनके द्वारा ही। संविधान को यह कैलीग्राफी इनको बहुत अच्छा आता था, कैलीग्राफी। तो पूरे संविधान को लिखा गया प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा, तो प्रस्तावना को भी लिखा गया प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा कैलीग्राफी में। और संविधान के जो मूल प्रतिलिपि थी वह अंग्रेजी में थी। तो कृष्ण वैद बसंत कृष्ण वैद के द्वारा जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया। संविधान को जो मूल प्रतिलिपि जो अंग्रेजी में था, उसको हिंदी में जो रूपांतरण हिंदी जो भाषा में किया गया, वह बसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया। लेकिन संविधान के मूल प्रतिलिपि अंग्रेजी में थी, और जो संविधान को लिखा गया वह प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, संविधान के जब हर पेज को आप पलटेंगे तो वो पेज के चारों तरफ इसी तरह से आज़ादी के घटनाओं का उल्लेख किया गया है। आज़ादी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और वह आज़ादी की घटनाओं का जो उल्लेख किया गया है वह नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। वह नंदलाल बोस के द्वारा किया गया, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। आ रही है बात समझ में? लेकिन प्रस्तावना के यह जो चारों तरफ जो यह वर्णन किया गया है, ये जो वर्णन है चारों तरफ, ये जो चित्रांकन है, यह राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, यानी कि प्रस्तावना में जो लिखित है यह प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा,
लेकिन प्रस्तावना के चारों तरफ जो चित्रांकन किया गया है यह राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, यह जब्बलपुर के चित्रकार थे। जब्बलपुर का, मध्य प्रदेश में जब्बलपुर, जब्बलपुर नर्मदा नदी के किनारे, यह जब्बलपुर का चित्रकार थे। यह नंदलाल बोस के साथ शांति निकेतन में रहते थे। नंदलाल बोस के साथ यह शांति निकेतन में यह रहते थे। समझ गए बात को? तो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा ही प्रस्तावना के यह जो चित्रांकन किनारे किनारे किया गया है यह राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। लेकिन यह जो लिखा गया है प्रेम नारायण रजादा के द्वारा। और संविधान के हर पेज को चारों तरफ जो आज़ादी की घटनाओं से वर्णन किया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस एक चित्रकार थे। ये सब छोटी छोटी बात है, इसको आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यह बनता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वह जनता में निहित है। यानी कि जब संविधान सभा के द्वारा बनाया जा रहा था तो उसमें किसी का व्यक्ति का नाम प्रस्तावना में नहीं दिया गया। हम भारत के लोग, जितने भी भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, सब में यह क्षमता है, सब में पावर है, सब में शक्ति है। तो हम भारत के लोग यानी कि जनता से हैं, नागरिक से हैं। निर्माण नागरिक के हित में ही निर्माण हुआ है और इसलिए सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर देखो, हम भारत के लोग, भारत है, हम भारत के लोग, भारत को, यहाँ पर भारत है एक और। तब यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका बनता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार उल्लेख किया गया है? तो भारत शब्द का 2 बार उल्लेख किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को, इसके अलावा उल्लेख नहीं किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को, इसके अलावा उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो 2 बार किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, इसको आप जो है समझो। ये तो आप जान गए कि हम भारत के लोग का मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च शक्ति हम भारत के लोग, हम जैसे लोग में निहित है, जनता में निहित है, नागरिक में निहित है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1 और 2, तो 2 बार किया गया है। अब यहाँ पर समझना है, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इस जैसे में आपसे, आपसे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये तीनों शब्द को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पूरे संविधान में भी कितनी बार संशोधन हुई है? तो 106 बार। लेकिन प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुई है? तो 1 बार। 42वां संशोधन 1976, ये तीनों को जोड़ा गया। आपसे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समझ रहे हैं बात को? तो वही है समाजवादी शब्द, ये जो जोड़ा गया 42वें संशोधन, पंथ निरपेक्ष को जो जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। पूरे संविधान में 106 बार संशोधन हुई है, लेकिन प्रस्तावना में 1 बार मात्र संशोधन हुई है। अब हमको बताइए समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समाजवादी शब्द का अर्थ होता है गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी को कम करना, समाजवादी शब्द का अर्थ होता है। तो आपका प्रश्न में पूछता है कि हम भारत के लोग का उल्लेख कहाँ है? क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग का उल्लेख कहाँ है? तो हम भारत के लोग का जो उल्लेख है, हम भारत के लोग का जो उल्लेख है यह प्रस्तावना में है। सही बात है। समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। तो अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी को कम करना समाजवादी शब्द का अर्थ होता है। अब है कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत देश में नाना प्रकार के धर्म वाले लोग रहते हैं और यह संविधान में लिखित है, लिखा गया है कि सभी धर्मों को सम्मान किया जाए, सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाए, सम्मान किया जाए
भारत देश का अपना कोई एक धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का यही अर्थ होता है कि भारत देश का अपना कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान किया जाए। समाजवादी शब्द का अर्थ होता है अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी को कम करना। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ होता है? प्रजातांत्रिक। अब्राहम लिंकन की क्या परिभाषा थी? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यही तो है लोकतांत्रिक। यानी कि हम लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, वही तो है लोकतांत्रिक। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। समझ रहे हैं ना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग का भारत देश एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सरकार को नहीं चुनते हैं, हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं। पर जैसे में प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री को, ये जनरल बात है, सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि यह जो सांसद जो चुने जाते हैं उनके द्वारा चुना जाते हैं प्रधानमंत्री। ये इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री को मतदान नहीं देते हैं, हम लोग एक एमपी को मतदान देते हैं, सांसद को मतदान देते हैं। यही हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणतंत्र का क्या अर्थ हुआ? तो गणतंत्र का आपका अर्थ हुआ कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, गणतंत्र का अर्थ होगा कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वह आनुवंशिकी नहीं होंगे, वह आनुवंशिकी नहीं होंगे, आनुवंशिकी नहीं होंगे, बल्कि वह निर्वाचित होंगे। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि जो देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वह आनुवंशिकी नहीं होंगे। यह गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया बताओ? फ्रांस का देन है गणतंत्र। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से? तो फ्रांस से। गणतंत्र कहां से? तो फ्रांस से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से? तो फ्रांस से। ये तीनों एक जगह लिख लेना। गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इतना आप जान गए। अब यहां पर देखिए आगे, बोलिए राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब बताइए तो हमको जी, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो 2 बार। समाजवादी का क्या अर्थ होता है? गरीबी और अमीरी के बीच के, ऐसे याद रखना। समाजवादी, समाज, समाज में अमीर और गरीब रहता है, तो अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी को कम करना। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? मतलब धर्म निरपेक्ष, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए। भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ होता है? जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? आनुवंशिकी नहीं होंगे। भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख है? हम भारत के लोग 1 बार, भारत को 2 बार, काम खत्म। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब यहां पर देखो क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना में कितनी बार भारत का उल्लेख? भारत का कितने बार उल्लेख? तो 2 बार। न्याय का कितनी बार उल्लेख? न्याय देखो 1 2 3, 3 अक्षर से बना है तो 3 बार। कौन कौन है भाई? स आ र। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 ही न्याय है। तो जानते हैं, जानते हैं, आपको प्रश्न दे देता है कि प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है। ओहो, प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है? तो वहां पर धार्मिक न्याय जरूर रहेगा। धार्मिक मार देना फट सुन, यही आंसर हो जाएगा। 3 को तो है ही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक का नहीं है। गड़बड़ करने के लिए धार्मिक देता ही देता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय का है। तीनों को सीरियल अनुसार याद रखिएगा। एक एग्जाम में ये भी दे दिया है कि प्रस्तावना में न्याय को कर्मानुसार सजाइए, जो वर्णन है। ये न कि मार देना ये वाला के यहाँ, ये वाला के वहां। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ए से आर, सार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों को कर्मानुसार याद रखना है। एक कर्मानुसार आपको पूछ देता है
तीन ही न्याय का उल्लेख है, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। अब भारत शब्द का उल्लेख है 2 बार और न्याय का हुआ 3 बार, 1 2 3। सार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको कर्मानुसार याद रखना मेरे भाई। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन देता है ऐसे। अब यहां जो है समझिए, बताइए भारत का के बार उल्लेख 2 बार, न्याय का 3 बार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। अब यहां देखिए विचार, तो यहां लिखेंगे विचार, अभिव्यक्ति तो यहां लिखेंगे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास तो यहां लिखेंगे विश्वास, धर्म धर्म लिखेंगे, उपासना उपासना लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है मालूम? देखो क्या है से, उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता। भारत का के बार 2 बार, न्याय का कितने बार 3 बार, 3 अक्षर से बना है, स्वतंत्रता के अक्षर से बना है 1 2 3 4 5। तो 5 प्रस्तावना में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5। आई बात समझ में? कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5। विचार अभिव्यक्ति भी ए बी डी यू, समझ गए ना? बाबडू, इसको याद रखना, बाबडू वाबडू, इसको याद रखना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, भी से विचार, ए से अभिव्यक्ति, बी से विश्वास और डी से धर्म और यू से उपासना। इसको कर्मानुसार इसको भी आप माइंड में रख लेना। तो न्याय के गो भारत कितने बार? 2 बार, न्याय कितने बार? 3 बार, स्वतंत्रता कितने बार? 5 बार। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि प्रश्न दे देता है कि समानता का उल्लेख के बार है, समानता का उल्लेख कितने बार है? तो जो समानता का उल्लेख है, समानता का उल्लेख 2 बार। यहां देखना, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर समानता का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा, एतद मतलब अपने द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यहां से 3 क्वेश्चन है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। संविधान को अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। यानी कि अधिनियमित का मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं। आत्मार्पित कब किया गया? आत्मार्पित तो 26 नवंबर 1949। देखिए इससे, इस सेंटेंस से 3 प्रश्न उत्पन्न होता है, लेकिन और हम थोड़ा सा आपको ज्यादा बताते हैं। संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। क्यों? संविधान में कुल 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल में से 16 आर्टिकल, 15 आर्टिकल को लागू किया गया। एक आर्टिकल है 394 जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 15 आर्टिकल को लागू किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हो गया 15, एक 394 वाला हो गया 16। तो यानी कि 395 आर्टिकल में से 16 आर्टिकल को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 16 आर्टिकल को लागू किया गया। और जब 16 आर्टिकल को लागू किया गया तो इसलिए प्रश्न दे देता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। उस दिन कितने आर्टिकल को लागू किया गया? तो 16 आर्टिकल को लागू किया गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर। अधिनियमित, आत्मार्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। संविधान प्रभावी कब से हुआ? तो 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाई जाती है। समझ रहे हैं ना? संविधान दिवस 26 नवंबर, विधि दिवस 26 नवंबर। क्यों? संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती से मनाई जाती है संविधान दिवस या विधि दिवस। समझ रहे हैं बात को? विधि मंत्री कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे विधि मंत्री। अब यहां पर बात आती है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर बात आती है, अब थोड़ा सा अलग हटकर बता रहे हैं, ध्यान से समझना, मिस्टेक मत खाना। एक बात बताइए, न्याय कितने न्याय का है? न्याय
भारत, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यही ना है जी। तो भारत के 2, न्याय के 3, स्वतंत्रता के 5, समानता 2। अब हमको एक बात बताओ कि क्वेश्चन यह दे देता है कि न्याय तो हो गया 3 गो, ए से आर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक, ध्यान से समझना गंभीरता पूर्वक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो 3 गो न्याय हुआ, तो ये तीनों न्याय का प्रस्तावना के अलावा वो कहाँ उल्लेख है? ओहो, तो प्रस्तावना के अलावा उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है, प्रस्तावना के अलावा नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व में, इसको आप नोट कर लेना। 3 जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय प्रस्तावना के अलावा है नीति निर्देशक तत्व में। स्वतंत्रता 5 गो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये जो स्वतंत्रता जो 5 गो है, ये प्रस्तावना के अलावा कहाँ उल्लेख है? तो आर्टिकल 19 के 1 में, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 के 1 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, विचार की भी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो वही स्वतंत्रता के अलावा जो है, प्रस्तावना के अलावा स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 19 के 1 में। भीड़ से अलग हो जाइएगा। समानता 2 गो है, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता 2 गो है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये समानता, प्रतिष्ठा और अवसर है, तो ये दोनों के, इसमें प्रस्तावना के अलावा कहाँ इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में उल्लेख है ना, है आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत ना है। तो 16 में अवसर की समानता। तो प्रस्तावना के अलावा कहाँ हो गया? तो आर्टिकल 16 में। समानता प्रस्तावना के अलावा कहाँ हो गया? तो आर्टिकल 16 में। स्वतंत्रता प्रस्तावना के अलावा कहाँ हो गया? तो आर्टिकल 19 के 1 में। न्याय कहाँ के अलावा हो गया प्रस्तावना के अलावा? तो नीति निर्देशक तत्व में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो फ्रांस से ग्रहण किया गया है। आई बात समझ में? बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से ग्रहण किया गया? तो फ्रांस से ग्रहण किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट बना लीजिएगा, और जो जानते हैं वो भी, नहीं जानते हैं जो भी, सबका नोट आप बना लेना। 1-2 बार देख लीजिएगा, यह जो है क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और प्रस्तावना को संविधान का उद्देश्य का कहाँ ही जाता है, संविधान का उद्देश्य का प्रस्तावना को कहाँ ही जाता है, उसका आधार ही है। अब यहां पर देखिए, एक मूल बात जो है बता देते हैं कि संविधान प्रस्तावना, इसको आप नोट कर लेना। प्रस्तावना संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, संविधान एक परिचय पत्र है। संविधान जन्म कुंडली है। मतलब प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है, प्रस्तावना संविधान का दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। समझ रहे हैं बात को? तो संविधान की आत्मा है, किसने कहा? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर दास भार्गव।
ठाकुर दास भार्गव। पर संविधान एक परिचय पत्र है, पालकी वाला कहा था, पालकी वाला कहा कि संविधान एक परिचय पत्र है। संविधान जन्म कुंडली है, किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस का सदस्य है। संविधान दीर्घकालीन सपनों का विचार है, कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा। किसने कहा? तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। समझ रहे हैं ना? प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। और आपको जो है प्रश्न जो है देता है कि प्रस्तावना एक शरीर है, सॉरी संविधान एक शरीर है और उसका जो आत्मा है उसको बोलते हैं प्रस्तावना। यह कौन कहा था? सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया। यह जो है सुभाष कश्यप के द्वारा यह कहा गया, सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया है। समझ गए बात को? अब यहां जो है देखिए, इसको आप इसी तरह से आप नोट कर लेंगे। एक छूट गया, बारकर, अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। समझ रहे हैं बात को? और नोट जरूर बनाइए, उसको कई बार आप देखिए, एक बार नहीं कई बार उसको देखिए, रटिए मत, बार बार उसको देखते रहिए। एक बार को एक को 10 बार देखते हैं तो ना प्रेम होता है जी। उसी तरह से एक नोट्स को कई बार देखिए। संविधान की कुंजी है अर्नेस्ट बारकर, संविधान की आत्मा है ठाकुर दास भार्गव। देखिए ठाकुर जी कृष्ण भगवान, आत्मा है, हर किसी का मतलब एकदम आत्मा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। प से परिचय पत्र, तो प से पालकी वाला। जन्म कुंडली, एक मुंशी जी थे जो जन्म कुंडली बनाते थे, इसको ऐसे याद रखिएगा। जन्म कुंडली जो कौन बनाते थे? तो एक मुंशी जी थे जो जन्म कुंडली बनाते थे। पर से परिचय पत्र, तो प से पालकी वाला। अब आत्मा किनका आत्मा? तो ठाकुर जी का आत्मा। दीर्घकालीन सपनों का विचार है तो कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी कि इसमें भी कृष्णा जी दीर्घकालीन सपना को पूरा करते हैं कृष्णा जी। आत्मा ठाकुर जी, परिचय पत्र पालकी वाला। पवित्र दस्तावेज है, प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। यह किसने कहा था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसको याद कर लीजिएगा अलग से। पवित्र, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर निम्न जाति के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक पवित्र दस्तावेज है। ऐसे इस ढंग से याद करने के लिए बता रहे हैं। कुंजी है अर्नेस्ट बारकर। याद कैसे कीजिएगा? कुंजी से कोई चीज ना खुलता था, मतलब बक न खुली तो बक 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 कुंजी। आत्मा ठाकुर जी, प से परिचय पत्र, तो प से पालकी वाला। जन्म कुंडली, एक मुंशी जी थे जो कुंडली बनाते थे। दीर्घकालीन सपनों का विचार कृष्णा स्वामी अय्यर। समझ रहे हैं बात को? इसको नोट बना लीजिएगा, जितना बना उतना मेहनत हमने किया, अब बाकी आप मेहनत कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक राधे राधे। और जो छूट उठ गया होगा उसे अगले बार खींच देंगे, है ना? राधे राधे पहले ही बोल दिए थे, छूट मेन पॉइंट वाई बोला जो छूटल जा रहा था, हमको लगा कि इसको स्पेशल बता देंगे, है ना? और इसको इसी तरह से जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे। एक बार और बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और बोलो एक बार राधे राधे। नहीं बोलेगा हटबे नहीं करेंगे, बोलो राधे राधे।
दुनिया क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, नोट्स बनाओ नोट्स। अच्छा ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा, हमें जिसको जितना ज़रूरत थी उतना पहचाना हमें। आई समझ में? नोट्स बनाओ, उसको बार बार तैयारी करो, बार बार देखते रहो, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तो दुनिया से फरिया लेना, ठीक है। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।